Good morning, all of you. I am Dr. Sasiwala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College सिवान। इसके पहले वाले 2 लेक्चर में हम लोग कनिष्क और काडफिसिस ग्रुप की साम्राज्य विस्तार को देखे, कैसे कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई इसकी चर्चा किए। अब हम लोग आज पॉलिटी ऑफ कुषाण्स की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि कनिष्क एक महान विजेता ही नहीं था और उसने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि एक सुयोग्य प्रशासक भी था। वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था और अपने विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने प्रशासन की तरफ पूरा ध्यान दिया। कनिष्क ने चीनी सम्राट के समान देवत्व एवं राजत्व में संबंध स्थापित करने की कोशिश की तथा देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की। रोमन सम्राट के समान उसने कैसर की उपाधि धारण की और उसके साम्राज्य के अंतर्गत 2 राजधानियां थी। पुरुषपुर से मध्य एशिया उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और मथुरा से पूर्वी भागों पर नियंत्रण रखा जाता था। शकों की तरह कनिष्क ने भी क्षत्रपीय शासन व्यवस्था लागू की। सारनाथ अभिलेख से पता चलता है कि वहां पर खरपल्लन एवं वनस्पर उसके महाक्षत्रप एवं क्षत्रप थे। साम्राज्य के उत्तरी भागों में हम सेनानायक, लल, वेशपति एवं लियायक नाम के क्षत्रपों के नाम पाते हैं। स्मिथ का विचार है कि संभवतः नहपान एवं चस्टन कनिष्क के सामंत थे। कुषाणों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की वह मौर्यकालीन व्यवस्था से भिन्न थी। इसमें मौर्य युगीन केंद्रीकरण की कठोर प्रवृत्ति के स्थान पर सत्ता का विकेंद्रीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। फिर भी अभिलेखीय साक्ष्यों और सिक्कों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उसका उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। कुषाणों ने राजतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया जिसमें शासन का प्रधान राजा होता था। कुषाण शासकों ने गौरव एवं आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। वे अपने आप को महाराज, राजाधिराज, साओ नानो साओ, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर जैसी गौरवपूर्ण उपाधियों से विभूषित करते थे। इन उपाधियों से यह प्रतीत होता है कि कुषाणों के अधीन छोटे छोटे शासक थे जो कुषाण शासकों की सार्वभौमिकता स्वीकार करते थे। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार ये उपाधियां सामंती व्यवस्था की तरफ इशारा करती हैं। इनसे यह पता चलता है कि कुषाणों के अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था। गौरवपूर्ण उपाधियां धारण करने के अतिरिक्त कुषाण शासकों ने राजत्व के दैवी गुणों पर विशेष बल दिया। उनका ऐसा करना इसलिए आवश्यक था कि कुषाण विदेशी थे और उन्हें भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसलिए यह समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को देवपुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। मृत राजा की पूजा करने की प्रथा चलाकर देवकुल की स्थापना कर उन्होंने अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए कुषाण राजाओं ने अपने सिक्कों पर अपनी प्रतिमाओं को प्रभामंडल, बादलों या लपटों से विभूषित रूप में अंकित करवाया। इन कार्यों द्वारा उन्हें अपनी प्रजा का समर्थन प्राप्त करने में सुविधा हुई। कुषाण शासक भी धर्मशास्त्रों में वर्णित व्यवस्था के अनुकूल ही शासन करते थे और प्रजा वत्सल थे। कुषाण शासकों और उनके सामंतों के बीच कैसा संबंध था, इस बात को दिखाने का हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये शाही राजा के सैनिक सेवा अवश्य करते थे। प्रोफेसर वैजनाथ पुरी के अनुसार कुषाण साम्राज्य 5 या 7 प्रांतों में बटा हुआ था और इसके अलावा भी साम्राज्य में अनेक अधीनस्थ क्षेत्र थे जो कुषाणों की अधिसत्ता स्वीकार करते थे, परंतु उनके प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर थे। ऐसी इकाइयों एवं प्रांतों पर क्षत्रप शासन करते थे। कुषाणों ने एक ही क्षेत्र में 2 शासक बहाल करने की भी विचित्र प्रथा चलाई। कनिष्क के सारनाथ अभिलेख से पता चलता है कि वहां वनस्पर और खरपल्लन नामक 2 क्षत्रप
एक ही साथ शासन करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता होगा, परंतु बाद में खरपलन को महाक्षत्रप बना दिया गया और उसके अधीन वनस्पर को रखा गया। इन क्षत्रपों की बहाली दो तरह से होती थी। कभी कभी विजित शासकों या सरदारों को क्षत्रप के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता था और कभी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त भी किया जाता था। साधारणतः राज परिवार के सदस्यों को ही इन पदों पर बहाल किया जाता था। क्षत्रप सैनिक और नागरिक दोनों का कार्य करते थे। अभिलेखों में क्षत्रपों और महाक्षत्रपों के अतिरिक्त दंडनायक, महादंडनायक जैसे अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। क्षत्रप इन्हीं की सहायता से शासन करते थे। ये अर्ध सैनिक अधिकारी थे जिनके जिम्मे विजित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। कुषाण अभिलेखों से सैनिक संगठन या राजत्व व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। दंडनायक और महादंडनायक सैनिक अधिकारी के भी कार्य करते थे। कुषाणों की सेना में घोड़ों का महत्व बहुत अधिक था। इसी प्रकार इस युग में धनुर्धरों का भी महत्व बढ़ गया, लेकिन सेना का संगठन, उसका वितरण या उसकी संख्या निश्चित करना कठिन है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुषाणों के पास एक विशाल और कुशल सेना अवश्य रही होगी, जिसके बल पर वे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके। कुषाणों की राजस्व व्यवस्था की निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही यह प्रमाणित करने का कोई अभिलेखीय प्रमाण है कि कुषाणों ने भी सातवाहनों की तरह भूमिदान किए या नहीं किए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से कुषाणों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विषय तथा भुक्ति का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुषाणकालीन अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नगर प्रशासन में संभवतः श्रेणी और निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। मथुरा से प्राप्त वासुदेव के एक अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। उसका मुख्य काम राजस्व की वसूली था। पद्रपाल गांव की सामूहिक परती या उसर जमीन की देखभाल करता था। इस प्रकार कुषाणों ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नए तत्वों का समावेश किया। राजा के दैवी गुणों पर इतना अधिक बल पहले कभी नहीं दिया गया था। द्वैध शासन की प्रणाली भी इसी समय विकसित हुई। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार सबसे महत्व की बात यह है कि कुषाण राजनीतिक ढांचे की मुख्य विशेषता अर्थात श्रेणीबद्ध सामंती व्यवस्था को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य संगठन के एक स्तंभ के रूप में अपना लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति कुषाणों का कंट्रीब्यूशन क्या था। कंट्रीब्यूशंस ऑफ कुषाण्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स।